हेलो प्यारे बच्चों। मेरा नाम अशरफ है और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। और आप जो सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो बेसिकली हम इस सीरीज़ में जो स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और 10th क्लास में आपकी जो दो बुक हैं मेन लिटरेचर की, और फर्स्ट बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट में आपकी 10 पोएम्स हैं, और इसमें 10 में से नंबर फर्स्ट जो पोएम है आपकी जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, आज वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो है हमसे कनेक्ट रहिएगा, और इसके बाद आपकी जो है एक के बाद एक वीडियो आती जाएंगी और पूरा सिलेबस जो है इसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये है आपकी फर्स्ट पोयम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे जो है चैनल की तरफ से पीडीएफ चाहिए या कोई फाइल चाहिए तो आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और अब हम आ चुके हैं अपनी पोएम के टाइटल पर जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नेम है वो आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि जाना पहचाना नाम है। लास्ट ईयर भी आपने इन्हीं की पोएम जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन, 9th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है और मे बी सेकेंड पोएम है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के पोइट हैं और बहुत ही फेमस पोइट हैं, बहुत ही लव्ड और जो है सेलिब्रेटेड पोइट माने जाते हैं अमेरिका के। और 1920s जो था इनका करियर के पीक का टाइम था, जहां पर इन्होंने पोइट्री के अंदर बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन जो है कंपोज की थी। तो हम जो है जान लेते हैं मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा, उनका मिनी इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले आप इसका फोटो देखें कि मिस्टर फ्रॉस्ट अपने जो ओल्ड एज में इस तरह से दिखते थे, अदरवाइज ही वॉज वेरी हैंडसम पोइट। तो यहाँ पर है द poet Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874। तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और जो जन्म की इनकी डेट है वो है 26 मार्च 1874 में ये पैदा हुए थे। ये अगर हम पोइट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो काफ़ी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। और एक नंबर का क्वेश्चन जो है ज़रूर आ जाता है जिसमें आपके पोएम का टाइटल और पोएम के पोएट का जो है आपसे पूछा जाता है। तो आपको जो है हर पोएम का टाइटल जो है याद होना चाहिए, और उसके जो पोएट हैं वो भी, उनके नेम्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप अपने आंसर शीट में ये चीज़ लिखते हैं तो जो चेकर्स हैं जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, इट लीव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड। वो सोचते हैं कि आपने स्टडी करी है और आप जानते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, आप किसकी जो है कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है इन 1920s फ्रॉस्ट वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट इन अमेरिका। ये बात जो है मैं अभी आपको जो है बता चुका हूँ, जब ये 40s में थे अपने, जब ये 40 के लगभग जो है इनकी एज थी, उस टाइम पर ये बहुत फेमस थे, जैसे कहते हैं सेलिब्रेटेड पोइट थे, या बहुत सॉट आफ्टर जो है पोइट इनको माना जाता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। तो ये जो पोएम जो इनकी बुक है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, ये पूरी एक पोइट्री की बुक है जो आई थी। और इसी जो है बुक से आपकी इस पोएम को जो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 2 स्टैंजा जो है उठाए गए हैं, या 2 स्टैंजा जो है लिए गए हैं। अदरवाइज ये पूरी जो है एक वॉल्यूम है, और यहाँ से जो है ये हमने लिया है। तो दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर प्राइज। क्या हुआ था इस बुक के पब्लिश होने के बाद, ये बहुत जो है जिसे कहते हैं बड़ी किताब जो है अपने आप में बन गई थी, और बेस्ट सेलिंग बुक रही होगी उस टाइम की। और बाद में इसी कॉम्पोजिशन के लिए इनको जो है पुलित्जर प्राइज जो है मिला था। पुलित्जर प्राइज जो है प्रेस्टिजियस प्राइज होता है लिटरेरी फील्ड के अंदर। अब इनके इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है पोएम की बात करते हैं कि जो राइटर थे उन्होंने क्या सोचकर, ठीक है, उस पोएम को लिखा था, प्लस उसके अंदर क्या क्या बातें जो करने वाले हैं। अब हम 8 लाइन्स अगर किताब में देखते हैं तो हम ऐसे यूं फौरन उनको पढ़ लेते हैं, और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि पोइट क्या कहना चाहता था, और हमें सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन इन 8 लाइन्स के अंदर पोइट ने बहुत डीप जो है मैसेज जो है कन्वे किया है, और जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये जो मैसेज है कन्वे होकर आता है। तो हम इस पोएम के
पढ़ने से पहले हम इसके जो क्या देखते हैं, हम इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, और यहाँ पर जो फर्स्ट इसका मेन पॉइंट है वो ये है, इट इज अ विंटरीज डे। तो सीजन की बात कर लेते हैं। जब ये पोएट ने इसके अंदर कौन से सीजन की बात की है, विंटर सीजन की बात जो है चल रही है। द ट्री टॉप्स वर कवर्ड विद मासेस ऑफ स्नो फ्लेक्स। ट्री टॉप्स आप जानते हैं, जो पेड़ों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो अपर पार्ट होता है, उसको हम ट्री टॉप्स कहेंगे। और वो कवर्ड थे, यानी वो ढके हुए थे किससे, मासेस ऑफ स्नो फ्लेक्स थे। मासेस बेसिकली हम किससे कहते हैं, जिसको हम पाइल भी कह सकते हैं या जिसको हम हीप भी कह सकते हैं। तो मैं लिख दूं, जो ढेर होता है, जिसको पाइल कहा जा सकता है या जिसको हीप भी कहा जा सकता है, और वो स्नोफ्लेक्स थे। और स्नोफ्लेक्स क्या होता है, इसे कहते हैं टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिसको स्नोफ्लेक्स जो कहा गया है। और ये कीवर्ड है जो बार बार इस पोएम में लौट कर आएगा। तो ये बर्फ के जो, जिसे कहते हैं बहुत महीन कण जो थे, सूक्ष्म कण जिनको हम कहा जाएंगे, ये उससे ढके हुए थे। अब हम जानते हैं कि जब स्नोफॉल होता है तो होता क्या है कि बर्फ जो है किस तरह गिरती है। हमने बहुत मूवीज के अंदर, बहुत जो है सीरीज के अंदर देखा हुआ है। द पोइट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री। तो पोइट जो थे हमारे, जो फर्स्ट जो कैरेक्टर आ चुके हैं, वो वॉक कर रहे थे, यानी वो कहीं से गुजर रहे थे, और वो गुजर रहे थे उसी जो है ऐसे ही एक पेड़ के नीचे से, जिसके ऊपर जो है स्नो फॉलिंग हो रहा था, जिसमें स्नो फॉलिंग जो चल रहा था। दिस ट्री वॉज अ हेमलॉक ट्री। और जो है ये जो ट्री है, ये कौन सा ट्री है, ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री में क्या कहा गया है, अ कॉनिफर एसोसिएटेड विद पॉइजनस क्वालिटीज। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कॉनिफरॉसेस जो है फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पर ये कॉनिफर ट्री कहा गया है। तो कॉनिफर को हिंदी में जो कहते हैं, वो शंकु टाइप के जो होते हैं, मतलब ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शेप, जैसे आपने क्रिसमस का ट्री देखा होगा, वो भी एक कॉनिफर ट्री है। और जो इस शेप के जो ट्रीज होते हैं, जैसा हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो कॉनिफर ट्री होते हैं। तो इसकी जो ट्री की जो शेप है वो कॉनिफर है, एसोसिएटेड विद पॉइजनस क्वालिटीज। यानी जो ये पेड़ होता है, जो ये ट्री होता है, इसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, यानी जिसे कहते हैं विषैला, ये हम कह सकते हैं जहरीला पेड़ था ये। उसके बाद क्या हुआ, तो विंट्री डे है, और विंट्री डे में हमारे पोइट जो है गोइंग समवेयर, और अचानक क्या होता है, वो एक कॉनिफर जो जिसे कहते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे वो आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अ क्रो अलाइटेड ऑन द हेमलॉक ट्री सडनली। तो अलाइटेड यहाँ पर जो वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू गेट ऑफ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उतरना। अब क्योंकि ये बर्ड है तो ये बेसिकली जमीन पे तो उतरेगा नहीं, यानी उस चीज को, उस पेड़ को छोड़कर जाना। तो यहाँ पर जो है, अ क्रो अलाइटेड ऑन द हेमलॉक ट्री सडनली, अचानक से क्या होता है कि वो जो ट्री है उस पेड़ को छोड़कर जाता है। तो पोइट के आने से पहले वो जो क्रो था उस जो है पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे पोइट उस पेड़ के नीचे आता है तो वो क्रो उड़कर जो है चला जाता है। द सडन मूवमेंट ऑफ क्रो, द मास ऑफ स्नोफ्लेक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन द ट्री। तो क्या होता है, अगर कोआ पहले से बैठा था और उसके बाद वो अचानक जो है उड़कर जाएगा, तो एक सडन मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सडन मूवमेंट होता है, और ये किसकी वजह से होता है, क्रो की वजह से होता है। और जो मास जिसे कहते हैं पाइल ऑफ स्नो, जो हमने अभी कहा था, द मास ऑफ स्नो फ्लेक्स, यानी जो वो बर्फ के कण हैं, स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। स्टार्टेड मतलब उन्होंने शुरू कर दिया, फॉलिंग डाउन मतलब नीचे गिरना ट्री से। तो जैसे कोवा उड़कर गया तो वो जो स्नो फ्लेक्स थे वो नीचे आकर गिरने लगते हैं। अब नीचे कौन खड़ा है, हमें पता है, आपको भी पता है, द स्नो फ्लेक्स फेल डाउन अपॉन द पोएट। तो कौन खड़ा था नीचे, पोएट खड़ा था, और पोएट के ऊपर वो सारे जो है स्नोफ्लेक्स नीचे गिरने लगे, या वो जो बर्फ की जो डस्ट है वो उसके ऊपर आकर गिरने लगी। हु वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर पोएट जो है स्टैंडिंग अंडर द ट्री, मतलब वो खड़ा था पेड़ के नीचे और उसके ऊपर वो स्नोफ्लेक्स आकर नीचे गिरने लगे। द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स वाज सो लाइट एंड फाइन दैट इट लुक्ड लाइक द डस्ट ऑफ वाइट स्नो। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि बर्फ जो है सफेद होती है,
और सफ़ेद जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो कहा है पोइट ने भी यही बात बताई है कि जो स्नोफ्लेक्स थे वो सो लाइट थे, यानी बहुत ज़्यादा वो हल्के थे और बहुत फाइन क्वालिटी के थे। इस वजह से वो कैसे लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ की धूल हो, जैसे सफ़ेद बर्फ की कोई धूल हो, वो इस तरह अपीयर हो रहे थे, इस तरह वो नज़र आ रहे थे पोइट को। तो क्या होता है, पोइट को गुस्सा आता है या पोइट जो है कुछ और रिएक्शन देता है, तो हम पोइट के रिएक्शन के बारे में जानते हैं। द सडन मूवमेंट एंड अराइवल ऑफ स्क्रो, ये जो सडन मूवमेंट हुआ है, अराइवल ऑफ द क्रो एंड द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स लुक जस्ट ऑफ स्नोफ्लेक्स ऑफ स्नो लुक जस्ट ऑर्डिनरी हैपनिंग, यानी ये बर्फ का गिरना कैसा नजर आता है, बिल्कुल जो है एक आम जो है हैपनिंग नजर आता है, ये नॉर्मल सा इंसिडेंट नजर आता है कि कुछ खास तो हुआ नहीं है, बस एक जो कौवा था जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वो उड़कर गया है और उसके उड़ने की वजह से एक मूवमेंट हुआ है और उस मूवमेंट की वजह से द स्नो ठीक है स्टार्टेड टू फॉल डाउन, जो उसके ऊपर स्नो फ्लेक्स थे या जो डस्ट ऑफ स्नो जो कहा है वो नीचे गिरने लगे हैं, बस इतना हुआ है। But the falling of fine snowflakes on the poet leaves a tremendous effect on him. लेकिन ये छोटी सी बात जो है एक बड़ा सा काम कर देती है, क्या करती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलिंग ऑफ फाइन स्नोफ्लेक्स ऑन द पोइट, यानी पोइट के ऊपर ये सारे स्नोफ्लेक्स का गिरना लीव्स छोड़ता है, क्या छोड़ता है, अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन हिम। ट्रिमेंडस का मतलब जो होता है जिसे हम कहते हैं शानदार जो है इफेक्ट उसके ऊपर ये छोड़ता है, एक जाइगेंटिक इफेक्ट जो है उसके ऊपर छोड़ता है ये। बिफोर दिस द पोइट वॉज इन ग्लूमी एंड डिस्पेयरिंग मूड, इससे पहले जो पोइट था हमारा वो कैसे मूड में था, एक ग्लूमी और डिस्पेयरिंग, मतलब वो सैड मूड में था, वो उदास मूड में था, जिसे हम कहेंगे उदास और हताश से मूड में जो हमारा पोइट था। दैट मीन्स हमें पता चला कि जो पोइट जो है चलकर उस पेड़ के नीचे आया था तो ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड डे, उसका दिन जो था वो अच्छा नहीं जा रहा था, ही वॉज फीलिंग लो, ही वॉज फीलिंग सैड, ही वॉज फीलिंग ग्लूमी, तो उसका जो मूड था वो ग्लूमी और डिस्पेयरिंग था। हाउ एवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी, दिस सिंपल ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ नेचर हैज अ वेरी कंफर्टिंग इफेक्ट ऑन हिम। तो ये जो नेचर का जो एक्ट है कैसे कहा गया है, ब्यूटीफुल कहा गया है, यानी नेचर ने उस पोइट को अच्छा फील करा दिया है। द नेचर इज ट्रीटिंग द पोइट लाइक अ हीरो, ठीक है, द पोइट इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ हीरो बाय नेचर, जो नेचर है वो इसके साथ इतना अच्छा जो है बर्ताव कर रही है। ऑफ नेचर हैज अ वेरी कंफर्टिंग इफेक्ट ऑन हिम, तो नेचर का जो ये एक्ट है, जो नेचर ने जो उसके साथ किया है, इसे क्या होता है, पोइट को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, उसे जो है बहुत अच्छा महसूस होता है कि उसके साथ ये चीज हुई, यानी उसके ऊपर जो ये डस्ट ऑफ स्नो है उसने फॉल करा और उसके साथ कुछ नया हुआ और कुछ पॉजिटिव हुआ। द फॉल ऑफ स्नो ओवर हिम चेंजेस हिज मूड एंड मेंटल स्टेट, तो यहां पर हम जो क्या कहेंगे कि इस फॉल ने क्या कर दिया है, पोइट के हार्ट को हम कह सकते हैं, उसके माइंड को हम कह सकते हैं चेंज कर दिया है, उसके जो मेंटल स्टेट को भी चेंज कर दिया है, उसके मूड को भी चेंज कर दिया है। और चेंज क्या है, ये जो चेंज है काफी पॉजिटिव चेंज है, ये चेंज है कि वो हैवी से लाइट जो है फील करने लगा है, वो सैड से हैप्पी फील करने लगा है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव फील करने लगा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये काफी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ हुआ है। इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करता है ये चेंज, उसके हार्ट को जो है ग्लैड कर देता है, जानते हैं ना, हैप्पी कर देता है, खुश कर देता है। तो हमारा जो पोइट है वो खुश हो जाता है कि उसके साथ ये अच्छी चीज हुई। बिफोर दिस द इंसिडेंट, before this incident that particular day was not going too well for him, तो जैसे हम अभी जानते हैं कि इस इंसिडेंट से पहले द डे वॉज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम, यानी दिन जो था उसका अच्छा नहीं जा रहा था। वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ डेज जब हम जो है काफ़ी लो फील करते हैं, समटाइम वी हैव वैलिड रीजंस और समटाइम जो है हमें पता ही नहीं होता कि वाई वी आर फीलिंग दिस वे। तो यहाँ पर जो है पोइट ने अपना जो उसका जो पर्सनल रीजन है उसके बारे में कुछ बात नहीं की है, लेकिन बस उसने ये बताया है कि आई वॉज नॉट हैविंग अ गुड डे। तो उसके बाद क्या हुआ, ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट डे वुड गो वेस्ट,
तो उससे पहले क्या पोइट क्या सोच रहा है, पोइट सोच रहा था कि इस पेड़ के नीचे आने से पहले उसने डिसाइड कर लिया था कि आज का दिन जो है वो बेकार जाएगा, आज के दिन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, वो वेस्ट ही जाएगा। इस पेड़ के नीचे आने से पहले उसका जो थॉट था, उसकी जो थिंकिंग थी, वो इस तरह से थी कि ये दिन तो बेकार है, इस दिन पे वो कुछ खास नहीं कर पा रहा है या उसके साथ कुछ खास हो नहीं पा रहा है। However, the fall of snowy flakes on him makes him realize that the whole day has not been wasted. लेकिन क्या ये स्नो फ्लेक्स ने उसे मोमेंट दे दिया है? हम देखते हैं ना, कभी कभी जो है किसी इंसान के साथ इतना अच्छा होता है कि वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाता है, और सारे के सारे जो लोग उसके पास हैं वो ऐसे लगता है जैसे वो सपोर्टिंग जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उसका जो मोमेंट है, तो यहाँ पर जो है पोइट के साथ सेम वही हुआ है कि उसे ऐसा लगा कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और नेचर जो है उसे सपोर्ट कर रही है, उसकी जो है हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर है द फॉल ऑफ स्नोई फ्लेक्स ऑन हिम मेक्स हिम रियलाइज दैट द होल डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। तो यहाँ पर जो है उसे रियलाइज हुआ है कि सारा दिन जो है वेस्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स उसने अपना मोमेंट जो है रख लिया, या ही जस्ट हैड हिज मोमेंट, जहां पर उसका जो दिन जो था, उसका वो जो मोमेंट था वो बहुत ही इंजॉयबल जिसे कहते हैं ऐसा था। At last, this part of the day when he is enjoying the snowflakes has been saved. तो यहाँ पर जो है वो इसी दिन की उसी मोमेंट की बात कर रहा है कि एटलीस्ट उस वाले मोमेंट ने उसने खूब इंजॉय किया, और उसी मोमेंट ने क्या है उसके दिन को जो है क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। सेव का मतलब है कि वो अच्छे एक्सपीरियंस में वो गिन सकता है उस दिन को। एट लास्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैज बीन प्लीजेंट। तो यहाँ पर फिर से वही बात आई है कि अब वो जो है याद रख सकता है कि दिन का, इस दिन का, ठीक है, इस जो है नॉर्मल से डे का या इस ग्लूमी से डे का एक जो पार्ट था वो बहुत ही क्या था, प्लेजेंट था, बहुत ही सुहाना था या बहुत ही अच्छा था। एंड द लास्ट पॉइंट, if he had not experienced such a pleasant experience, he would have regretted at the waste of the whole day. तो यहाँ पर पोइट जो है कहना चाहता है कि अगर उसके पास जो है ये वाला मोमेंट नहीं होता, अगर उसे ये वाला जो मोमेंट नहीं मिलता, तो वो सारे दिन को जो है वेस्ट मानता। लेकिन इस मोमेंट के बाद वो उस दिन को वेस्ट नहीं मानता है, वो उसे लगता है कि उसका दिन जो है काफी अच्छा था। उसके बाद जो है अब आपको पोइट के बारे में पता चल गया, पोइट के मूड के बारे में आपको पता चल गया, और पोइट के साथ क्या हुआ और किस चीज ने जो है उसका ये हार्ट जो है चेंज किया है, उसके मूड का ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमें ये भी पता चल गया। अब हम आ जाते हैं मेन पोयम पर, जो आपको किताब में सिर्फ ये पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें हम जो है समझ नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब हम जो है किताब के इस टेक्स्ट को देख लेते हैं और उसमें लाइन टू लाइन जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोइट ने कौन सी बात जो है कहाँ पर की थी। तो डू नॉट फॉरगेट द पोइट्स नेम, नाम क्या है आप सबको पता होगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट। और टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहां पर हम देखें नंबर फर्स्ट फ्रेज है द वे। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है मैनर। मैनर जिसको हिंदी में हम कहेंगे तरीका। कौन सा तरीका, किस तरीके की हम बात कर रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब यहां पर जो दूसरी मेन फ्रेज आ गई है वो है शुक डाउन। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, शुक डाउन को हम कहेंगे कॉज समथिंग टू फॉल, कॉज समथिंग टू फॉल, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसका मतलब है गिराना। तो जिस तरीके से, ठीक है, क्या हुआ है, एक कोई ने गिराया है, और आपको पता है कि उसके पोइट के ऊपर क्या गिरा है, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यानी जिस तरीके से पोइट ने उसके ऊपर जो क्या डस्ट ऑफ स्नो को गिराया था फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। कहां से गिरा था वो डस्ट ऑफ स्नो, हैमलॉक ट्री से गिरा था। और इसके बाद ये फर्स्ट स्टैंजा है, और सेकंड स्टैंजा है हैज गिवन माय हार्ट। अब पोइट के हार्ट को कुछ मिल गया है, ऊपर से कुछ गिरा है, लेकिन इंटरनली पोइट के जो हार्ट को कुछ मिला है, और वो क्या मिला है, अ चेंज ऑफ मूड। यानी पोइट का जो मूड है वो चेंज हो चुका है, पोइट के हार्ट को मिल चुका है चेंज ऑफ मूड, यानी उसका जो है मूड चेंज हो चुका है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोएड।
यानी उसका जो दिन, वो जो पॉइंट कह रहा है कि इस अगर ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ ना होता तो मैं सारा दिन पछताते हुए या सारा दिन जो है ग्लूमी स्टेट में जो है स्पेंड कर देता। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा दिन सेव हो गया है, मेरा दिन जो है बच गया है सारे दिन दुखी रहने से। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो दिन था उसमें एक हैप्पी मोमेंट भी था, उसमें एक अच्छा मोमेंट भी था। तो आई हैड रूट मतलब पछताना, रूट जो है इसका मतलब होगा पछताना, जिसके लिए दो वर्ड होते हैं। जिसे हम जो कहेंगे रेगरेट, रेगरेट मीन्स होता है पछताना, और जो सेकंड वर्ड है वो होता है रिपेंटेंस, इसका मतलब भी होता है पछताना। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि मेरा दिन सेव हो चुका है, अब पछताने से मैं बच चुका हूँ। और उसके बाद ये है आपका सेंट्रल आइडिया। देखिए जब एग्जाम में जो आपके जो हाई जो चांसेस रहते हैं वो सेंट्रल आइडिया के आने के रहते हैं। एग्जामिनर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे चाहते हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। तो बेसिकली सेंट्रल आइडिया जब अगर हम सोचें तो वो थॉट होता है जिसको केंद्र में रखकर जो है पोइट ने पूरी की पूरी पोयम को जो है कंपोज किया है, कि पोइट जो है कौन सा ऐसा वो विचार था जिससे उसने एक पूरी पोयम बनाकर जो है मैसेज आपको दिया है। तो हमें सेंट्रल आइडिया जो है ज़रूर पता होना चाहिए, और नॉट जस्ट ऑफ दिस पोयम, मतलब हमें हर पोयम का सेंट्रल आइडिया आना ही चाहिए। और क्योंकि हम जो है मेन पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, हम पोएम के एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं, तो सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू नाउ। तो यहाँ पर पहली लाइन देखिए बहुत आसान है, बहुत जानी पहचानी आपके लिए हो गई है। तो यहाँ पर है डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। हम सबको पता है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है, अमेरिकन पोइट हैं। और क्योंकि इसमें सिर्फ हमें दो स्टैंजा दिए हैं तो एक स्मॉल सी पोएम थी, ये छोटी सी पोएम है। द पोएम इज सेट ऑन विंट्री डे, ऑन अ विंट्री डे। तो ये जो पोएम जो हमारी सेट है एक विंट्री डे पर सेट है। यस हमें बता दिया गया है कि जो डे था, जो सीजन था वो विंटर का था, और ये जो काफी ठंडा सा दिन था, इट वॉज अ कोल्ड डे। एंड इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द सिंपल नेचुरल हैपनिंग। पहले स्टैंजा में पोएट ने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, उसने बताया है कि उसके साथ एक सिंपल नेचुरल हैपनिंग हुई थी। दैट मीन्स उसके पास उसके साथ एक ऑर्डिनरी सा कुछ इंसिडेंट हुआ था जो बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था, वो एक नॉर्मल सी चीज थी वो। द स्नो इज फॉलिंग हैविली, क्या हो रहा था, जो स्नो था वो बहुत तेजी से पेड़ों के ऊपर गिर रहा था, स्नो फॉलिंग हो रहा था। द स्नोई फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री, और जो स्नोई फ्लेक्स थे जिनको हमने कहा था टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिनको हम कह रहे हैं द स्नोई फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री। और ये जो स्नोई फ्लेक है इन्होंने जो ट्री के टॉप को कवर करके रखा हुआ था। दिस थिंग और दिस फैक्ट यू ऑलरेडी नो, काफी अच्छे से आप जानते हैं, बस हमें जो है वर्ड्स जो है लिखने आने चाहिए, और हमें जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स में उनको अच्छे से लिखना आना चाहिए। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, तो हमारे जो पोइट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। वी ऑल नो दिस कि जो पोइट थे वो खड़े थे कौन से ट्री के, हेमलॉक ट्री के, जो क्या है एक पॉइजनस ट्री है, जो एक कॉनिफर ट्री है, हमें ये हम जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट एंड अलाइटिंग ऑफ द क्रो ऑन दैट ट्री मेक्स द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोइट। तो क्या होता है, एक मूवमेंट, जो कोवा जो है, जो हमारा क्रो है, जब वो मूवमेंट करता है कुछ, जब वो अलाइट करता है, दैट मीन्स अलाइट मतलब जब वो उतरता है या उड़कर जाता है उस पेड़ से, तो क्या होता है उस पेड़ पर एक मूवमेंट होता है, और मूवमेंट से क्या होता है, स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल किसका होता है, डस्ट का। तो द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोइट, तो जो डस्ट है वो गिरने लगती है किसके ऊपर, पोइट के ऊपर गिरने लगती है। द क्रो, अब यहाँ पर ये लाइन जो है बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से आप देखिएगा। द क्रो अ सिंबल ऑफ इल ओमेन, तो यहाँ पर जो क्रो के बारे में कहा गया है कि क्रो कौन सा सिंबल बताया है, इल ओमेन बताया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपशगुन। क्रो को जो है पोइट क्या कह रहे हैं कि वो अपशगुन के तौर पर जो देखा जाता है। वैसे ये तो फॉरेन की पोयम है, इंडिया में अगर हम राइम देखें, कोवा काला कोयल काली, बट कोयल की है बात निराली, सुना होगा सबने। तो यहाँ पर भी जो पोइट हैं ये भी कोई जो है पॉजिटिव लाइट में क्रो को शो नहीं कर रहे हैं। और क्रो को क्यों हम जो है नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, क्योंकि क्रो एक जो स्कावेंजर बर्ड है, बहुत कम बर्ड्स होते हैं जो डेड बॉडीज को भी खा जाते हैं, क्रो भी जो है उसमें से एक आता है।
तो यहाँ पर जो पोइट कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो सिंबल है क्रो, वो इल ओमेन का जो है, हेल्दी ओमेन नहीं मानेंगे या गुड ओमेन नहीं मानेंगे, इल ओमेन जो है उसे कहा जा रहा है। एंड उसके साथ साथ क्या है, हैमलॉक ट्री के बारे में पोइट क्या कह रहे हैं, एसोसिएट विद इट विद पर्सन, यानी अगर हैमलॉक ट्री को इंसान से हम जोड़कर देखते हैं, किसी व्यक्ति से हम उसको जोड़कर देखते हैं, आर नॉट ऑस्पिशियस थिंग्स, यानी बोथ दिस क्रो एंड दिस हैमलॉक ट्री, ये का एसोसिएशन किसी व्यक्ति के साथ जो है क्या नहीं माना जाता, ऑस्पिशियस थिंग नहीं माना जाता, यानी कोई अच्छा जो है शगुन नहीं माना जाता। क्रो भी जो है नेगेटिवली जो है लोग परसीव जो करते हैं, और हैमलॉक ट्री क्योंकि ये पॉइजनस ट्री है और ये ह्यूमन बीइंग के अगर कनेक्शन में आएगा या एसोसिएशन होगा तो फिर इसे कोई नेगेटिव ही जो इफेक्ट निकल कर आएगा, ये इंसान को जो है नुकसान ही देने वाला है। तो पोइट, अब आप जरा कॉन्टेक्स्ट देखें कि जो पोइट है उसका ऑलरेडी ग्लूमी मूड है, उसका मूड अच्छा नहीं है। जो क्रो है ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव बर्ड नहीं है, हैमलॉक ट्री है ऑलरेडी एक पॉइजनस ट्री है। तो जो सिंबल हैं हम देखें और जो साइंस हैं वो एक भी पॉजिटिव नहीं है, यानी सब कुछ ऐसा दिखेगा कि सैड आदमी और एक क्रो है और ये हैमलॉक ट्री है, कुछ भी जो है पॉजिटिव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, इन सारी फैक्ट्स के बाद भी क्या होता है, However, in the second stanza में क्या होता है, the falling of snowy flakes and the scene leave a tremendous effect on the mental state and mood of the poet। तो ये जो falling होता है यानी गिरते हैं snowflakes, ठीक है, किस पर गिरते हैं सबको पता है ये, leaves a tremendous effect on the mental state and mood of the poet। तो जो है ये बहुत अच्छा जो है एक बड़ा सा असर छोड़ रहे हैं किस पर, पोइट के मेंटल स्टेट पर और उसके मूड पर। सो फार द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमी एंड अ वेस्ट फॉर हिम। अभी तक जो डे था वो क्या था, ग्लूमी था, एंड जो था वेस्ट था, यानी पोइट के हिसाब से जब तक ये इंसिडेंट उसके साथ नहीं हुआ था तब तक उसका डे जो था एक जो है वेस्ट डे वो मान रहा था, ग्लूमी डे उसको मान रहा था। But this ordinary natural happening suddenly brings a desired change in his mood। लेकिन ये जो ordinary natural happening हुई है, ये जो है सिंपल सा नेचर का ये एक्ट जो उसके साथ हुआ है, क्या करता है, brings a desired change। desired change को हिंदी में हम कहेंगे उसका मनचाहा परिवर्तन। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और एक सैड इंसान को क्या चाहिए, थोड़ी सी खुशी। तो यहाँ पर ये डिजायर्ड चेंज उसके साथ जो हो गया है, और उसमें क्या है, उसका मूड जो है बदल चुका है। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, उसके दिल को ये बात खुश कर देती है कि उसके साथ ये चीज हुई। ही रियलाइजेस दैट द फॉलिंग ऑफ स्नोई फ्लेक्स ऑन हिम हैज सेव्ड द डे। अब वो जो रियलाइज होता है, उसे क्या रियलाइज होता है कि स्नो फ्लेक्स का उसके ऊपर गिरने ने उसके दिन को बेकार जाने से बचा लिया, वेस्ट होने से बचा लिया, या उसको आगे सैड होने से बचा लिया। नाउ ही हैज नो रेग्रेट, अब उसे कोई जो है पछतावा नहीं है, ठीक है। एज द होल ऑफ द डे हैज नॉट गॉन वेस्ट, क्योंकि सारा का सारा जो दिन है वो वेस्ट नहीं गया है, सारा का सारा दिन वेस्ट जाने से बच चुका है, क्योंकि अभी तक उसका जो मूड कुछ और था, लेकिन मूड चेंज होने की वजह से, जब आप कहते हैं ना कि आप सोच बदलिए सब कुछ बदल जाएगा, इसी तरह पोइट के साथ हो गया है कि उसका जो है स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ है, और सारी चीजें जो अभी उसको सैड कर रही थी अब जो है बदलने के बाद हर चीज जो है खुशी उसे दे रही है। द मोमेंट्स ऑफ द स्नोफॉल and their effect have saved the day, they have brought a change in his mood and gladdened and uplifted his spirit। तो वही बात है कि जो ये छोटी सा इंसिडेंट इसके साथ हुआ है उसके मूड के अंदर चेंज लेकर आया है, और जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसको जो है उसने अपलिफ्ट कर दिया है। अपलिफ्ट का मतलब है जो हैवीनेस उसको फील हो रही थी सडनली वो जो है लाइटनेस में चेंज हो गई है, और पोइट इज अ हैप्पी पर्सन नाउ। तो यहाँ पर हमने जो है शुरू से लेके अब तक हमने देखा, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो पोइट जो सेंट्रल आइडिया में वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर, ठीक है, आपकी जो लाइफ जो चेंज होगी वो किसी बड़े से परिवर्तन से या किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चेंज होगी। कभी कभी जो है नेचर की छोटी छोटी चीजें भी आपको जो है बड़ी खुशी दे सकती हैं, या आपकी जो है सोच को जो है
बदल सकती हैं। तो यहाँ पर पोइट आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ग्रैब योर अटेंशन ऑन द फैक्ट कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी चीज़ें भी आपको जो है खुशी दे जाती हैं और आपको जो है एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे जाती हैं, अच्छी सी मेमोरी दे जाती हैं, जो हमेशा इच्ड होकर रह जाती हैं आपके माइंड के अंदर, आपकी जो है लाइफ के अंदर। तो अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है इसमें हमने मेन पॉइंट सबके किए हैं, इसमें हमने जो है पोएम का एक्सप्लेनेशन किया है और ये आपका सेंट्रल आइडिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर जो है इसके कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो है हमसे जुड़े रहिए और इस सीरीज में बहुत सारी वीडियोस आपकी आगे आने वाली हैं, उन सबको जो है हम सब मिलकर जो है पूरे जो 10th क्लास के सिलेबस को कवर करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क लाने की हम कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।